कहते हैं ओशो न कभी पैदा हुए न कभी मरे, लेकिन क्या ये सच है? इस वीडियो में ओशो की शख्सियत और इस सवाल की प्रामाणिक पड़ताल। तारीख 19 जनवरी 1990, पुणे का कोरेगांव पार्क इलाका। मौत का वो सन्नाटा और अनसुलझे सवाल। ओशो के आश्रम में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, लेकिन उसके पीछे था एक ऐसा तूफान जो अब तक कई दिनों में हलचल मचाए हुए है। दोपहर ठीक 1 बजे ओशो के करीबी डॉक्टर गोकुल गोकाणी को संदेश मिलता है। इमरजेंसी किट और अपना लेटर हेड लेकर तुरंत आश्रम पहुंचे। डॉक्टर गोकाणी ये सोचते हुए वहां पहुंचे कि शायद ओशो का कोई शिष्य बीमार होगा, लेकिन उन्हें बताया जाता है वो शरीर छोड़ रहे हैं। वो यानी ओशो। इसके बाद जो हुआ वो रहस्य की एक ऐसी कहानी बन गया जिसका तार्किक अंत अब तक नहीं लिखा गया है। कहानी क्लाइमैक्स में ही अटकी है। डॉक्टर गोकाणी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां वो घंटों तक रहे। फोन लाइन काट दी गई और जब कमरा खुला तब तक ओशो दुनिया को अलविदा कह चुके थे। डेथ सर्टिफिकेट का राज। डॉक्टर गोकाणी ने ओशो की मौत के 25 साल बाद एक हलफनामा दायर कर दुनिया को चौंका दिया। डॉक्टर गोकाणी ने दावा किया कि उन पर ओशो की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखने के लिए भारी दबाव बनाया गया था। यह तय किया गया कि पोस्टमार्टम न होने पाए। सवाल यह भी उठा कि अगर ओशो की मौत स्वाभाविक थी तो डॉक्टर को घंटों तक कमरे में बंद क्यों रखा गया? मौत के 1 घंटे के भीतर ही ओशो का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? ओशो की आश्रम की परंपरा से वाकिफ लोग दावा करते हैं कि वहां मृत्यु एक उत्सव होती है। फिर खुद ओशो के मामले में इतनी हड़बड़ी क्यों थी? पार्थिव शरीर को भक्तों के अंतिम दर्शन के लिए सिर्फ 10-15 मिनट ही क्यों रखा गया? कई मीडिया रिपोर्ट्सों में दावा किया गया है कि चिता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जल्दी जलाने की कोशिश की गई। तो क्या ये सबूतों को मिटाने की कोशिश थी? मां की चीख। ओशो की मौत के बाद उनके मां के रिएक्शन का जिक्र अब तक होता है। ओशो की मां सरस्वती देवी उसी आश्रम में रहती थी, लेकिन आरोप है कि उस दौर में उन्हें ओशो से मिलने नहीं दिया जाता था। ओशो की मौत की खबर सुनने के बाद उनकी मां बोली, बेटा तुझे मार डाला इन्होंने, मेरे बेटे को मार दिया। यह आरोप लगाया जाता है कि ओशो के आखिरी दिनों में आश्रम का पूरा नियंत्रण एक इनर सर्किल के पास था। यह सवाल उठा, क्या ओशो की मौत की असल कहानी इनर सर्किल में ही दबकर रह गई? क्या हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और बौद्धिक विरासत पर कब्जे की कोशिश ने लाखों लोगों के भगवान ओशो की मौत की असल कहानी बाहर नहीं आने दी? कौन थे ओशो? ओशो 20वीं सदी के वो अनूठे संत थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वो किसी परंपरा का हिस्सा नहीं थे। ओशो ध्यान और उत्सव के ओजस्वी ऋषि के लेखक डॉक्टर वसंत जोशी लिखते हैं, ओशो एक सामान्य बच्चे नहीं थे। उनमें सवाल पूछने और प्रयोग करने का एक अद्भुत जुनून था। जब वो कॉलेज पहुंचे तो अपनी तर्क शक्ति से प्रोफेसर्स को इतना परेशान कर दिया कि उन्हें कॉलेज से निकालने तक की नौबत आ गई थी। उनके विद्रोही स्वभाव ने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दिया था। आचार्य रजनीश से भगवान बनने का सफर। ओशो 1960 के दशक में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने, लेकिन एक कमरे की दीवारें उन्हें रोक नहीं सकती थी। वो पूरे भारत के दौरे पर निकल पड़े। उन्होंने राजनीति, धर्म और सेक्स जैसे विषयों पर ऐसी बातें कही जिन्हें बयान करना उस दौर के समाज को किसी बिजली के झटके जैसा महसूस कराता था। उन्होंने संगठित धर्म को विभाजन का जरिया बताया और सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह ने उन्हें भारत का सबसे मौलिक और वैज्ञानिक विचारक कहा था। जल्दी ही प्रोफेसर रजनीश, आचार्य रजनीश और फिर भगवान श्री रजनीश बन गए। साल 1974 में ओशो ने पुणे के कोरेगांव पार्क में अपना आश्रम स्थापित किया। यहां से ओशो की ख्याति और विवाद दोनों 7वें आसमान पर पहुंच गए। आश्रम में डायनेमिक मेडिटेशन और सेक्स थेरेपी जैसे प्रयोग शुरू हुए। ओशो की किताब संभोग से समाधि ने उन्हें पारंपरिक साधु संतों का दुश्मन बना दिया। ओशो का तर्क था
कि पश्चिम के लोगों को एक सक्रिय थेरेपी की जरूरत है। आश्रम में विदेशी अनुयायियों की बाढ़ आ गई, पैसा पानी की तरह बहने लगा और पुणे शहर की अर्थव्यवस्था ही बदल गई। लेकिन इसी दौरान ओशो ने खुद को आम लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया। अमेरिका में अनूठा साम्राज्य। ओशो का साम्राज्य जल्दी ही भारत की सीमाओं को पार करने लगा। 1981 में वो अमेरिका के ओरेगन चले गए, जहां 64,000 एकड़ में पूरा शहर रजनीशपुरम बसाया गया। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कारें थी जो उनके वैभव का प्रतीक बन गईं। कहते हैं यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई। अमेरिकी सरकार के साथ कानूनी टकराव, इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन और अंदर के गद्दारों ने उनके उस सपने को चकनाचूर कर दिया जिसे लिए वो अमेरिका गए थे। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में बिताने पड़े। आरोप लगाया जाता है कि इसी दौरान उन्हें थैलियम जैसा धीमा जहर दिया गया था। ओशो अमेरिका से निकाल दिए गए। कई और देशों ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। कहते हैं कि वो मजबूरी में भारत लौटे और दोबारा पुणे आश्रम में रहने लगे। लेकिन अब उनकी सेहत गिरती जा रही थी। उन्हें अस्थमा, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी में गंभीर दर्द था। करीबी दावा करते हैं कि ओशो को परफ्यूम से इतनी एलर्जी थी कि उनके पास आने वाले हर शख्स को पहले सूंघा जाता था कि कहीं उसने सेंट तो नहीं लगाया। ओशो के सार्वजनिक प्रवचन कम हो गए और वो एकांत में ज्यादा रहने लगे। और फिर आई 19 जनवरी 1990 की वो तारीख जब ओशो ने ये दुनिया छोड़ दी। वसीयत पर विवाद। ओशो की मौत के 23 साल बाद 2013 में अचानक एक वसीयत सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने दावा किया कि ओशो ने अपनी सारी बौद्धिक संपदा उनके नाम कर दी है। योगेश ठक्कर यानी स्वामी प्रेमगीत ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। रिपोर्टों के मुताबिक विशेषज्ञों ने पाया कि वसीयत पर ओशो के हस्ताक्षर कॉपी पेस्ट किए गए थे। सवाल यह है कि अगर यह वसीयत असली थी तो 23 साल तक कहां छिपी थी? आखिर कौन था जो ओशो की अरबों की रॉयल्टी पर कब्जा जमाना चाहता था? ओशो की समाधि पर लिखा है, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे, उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। चेले कहते हैं कि ओशो ने एक बार बताया था, ओशो का अर्थ है वो जो सागर में विलीन हो गया हो। ओशो विलीन हो गए, लेकिन अपने पीछे सवालों का एक ऐसा महासागर छोड़ गए जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। सच जो भी हो, लेकिन ओशो आज भी करोड़ों लोगों की चेतना को झकझोर रहे हैं। उनकी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनकी विदाई का रहस्य आज भी बरकरार है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।